हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिपरेशन डेज में। और आज बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर्स के लिए ये खास। दोस्तों, इसमें मैं अपनी करियर प्रोग्रेशन, लाइफ जर्नी के बारे में भी बताने वाला हूं। और मेरा बैकग्राउंड स्टेनोग्राफी का तो नहीं है, लेकिन मैंने बहुत करीब से ऐसे दोस्तों को देखा है और मैंने इस प्रोफाइल पे भी काम किया हुआ है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टेनोग्राफर्स को डेडिकेटेड और लाइव एग्जाम्पल्स, मेरे 10 सालों का एक्सपीरियंस के साथ ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये जो 10 सालों का एक्सपीरियंस है दोस्तों, 4 साल मोर देन 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और पूरे 6 साल का एक्सपीरियंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था उसमें भी मैंने बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स के साथ क्लोजली काम किया है, उनके काफ़ी क्लोज देखा है उनके वर्किंग कल्चर को। तो वो भी एक्सपीरियंसेस इस वीडियो में शेयर करूंगा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसमें भी बहुत ही सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ काम किया हुआ है, तो वो भी एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं बताता चलूँ इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है। इसमें मैं कुछ स्किल्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत ही हेल्प करने वाले हैं आपका एज अ स्टेनोग्राफी के करियर के रूप में। उसके बाद इसमें मैं अपना लाइव एग्जांपल बताना चाहूँगा, अपना प्रोग्रेशन बताना चाहूँगा कि कैसे काम होता है अंदर सरकारी। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2012 का जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ मई 2013 में, जी हाँ, मई 2013 में, और फाइनल ज्वाइनिंग थी 11 नवंबर 2013 एसएससी सीएचएसएल। मेरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मुझे अलॉट हुआ था और मैंने ज्वाइन किया। वहाँ ज्वाइन करने के बाद मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट में गया, और विजिलेंस डिपार्टमेंट होता है जो रिक्रूटमेंट वगैरह भी देखता है, जो कॉन्फिडेंशियल सेक्शन होता है, जो ऐसे सेक्शन जो पब्लिकली बताए नहीं जाते। तो वहाँ कॉन्फिडेंशियल, जैसे डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, करप्शन चार्जेस की छानबीन होती है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट, चूँकि ये भी काफ़ी कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, तो रिक्रूटमेंट सेल में भी मैंने काम किया। वहाँ पे स्क्रूटनी टीम, एग्जाम कंडक्ट कराना, इसको बड़ा क्लोजली देखा मैंने, कैसे सेंटर डिसाइड होता है, कैसे एजेंसीज डिसाइड होती हैं, कॉपी चेक करने वाली, कॉपी क्वेश्चंस बनाने वाली एजेंसीज, तो इनके साथ काम किया। और उसके बाद चूंकि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, बाकियों एवरेज परफॉर्मेंस से बेटर था, इसलिए मुझे वहाँ पे एडमिन ने मुझे नॉमिनेट कर दिया एक बहुत ही सीनियर IOFS, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस। जी हाँ, सिविल सर्विसेज में IOFS नाम का एक और सर्विस होता है जो कि जिसके लिए ऑफिसर्स सेलेक्ट होते हैं। ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आती हैं उसमें काम करते हैं। तो मुझे एक बहुत ही सीनियर मोस्ट IOFS के साथ लगभग 1.5 साल एज अ पर्सनल असिस्टेंट काम करने का मौका मिला। दोस्तों, एज अ पर्सनल असिस्टेंट जो कि आप काम करने वाले हो, जो कि आप स्टेनोग्राफी की तैयारी कर रहे हो, तो मैं ये चाहता हूं कि आपको ये मैं बताऊं कि आखिर होता क्या है। तो वहां पे 60 सेक्शन थे दोस्तों, 60 सेक्शंस, और 60 सेक्शंस का जो कोऑर्डिनेशन है, कौन से सेक्शंस और दूसरे करीब 5-6 सेक्शंस एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, वो पूरा टीम वर्क होता है। और सारे टीम एक आदमी को रिपोर्ट कर रहा है, एक सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर को रिपोर्ट कर रहा है, और उस सीनियर मोस्ट ऑफिसर के पर्सनल असिस्टेंट आप हो। तो दोस्तों, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप टाइमली अपडेट करो अपने हायर अथॉरिटीज को कि इन 5-6 एक साथ सेक्शंस काम कर रही हैं, उनके परफॉर्मेंस के बारे में, उनके मीटिंग्स के बारे में, उनके तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और तो और 5-6 सेक्शन के जो HOS हैं, हेड ऑफ सेक्शन है, वो भी आपके थ्रू बहुत सारी जानकारियां लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह का कोऑर्डिनेशन का काम, तो उसमें मैंने ये जाना कि कुछ ऐसे स्किल्स, जैसे अगर आप ये स्टेनोग्राफी में करियर आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी ज़्यादा पहुंच होगी कॉन्फिडेंशियल मैटर में, आपकी ज़्यादा पहुंच होगी कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन में जो दूसरों को पता भी नहीं होगा, आपकी पावर थोड़ी सी ज़्यादा होगी दूसरे स्टाफ की तुलना में। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप MS ऑफिस, जी हाँ, चूंकि अब बहुत ही सीनियर ऑफिसर है और वो ये नहीं सोचेगा कि आपके पास क्या स्किल है, क्या स्किल नहीं है। अगर आपके पास MS ऑफिस का स्किल नहीं है तो आपको डांट पड़ सकती है दोस्तों। वो ये नहीं देखेगा कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, आपको ये पहले से सीख कर जाना है। टाइपिंग तो आपका होगा ही, वो तो एक बहुत ही नॉर्मल स्किल है। टाइपिंग के साथ साथ लेटर टाइपिंग, कई बार हमें वो प्रिंट आउट निकालना होता है कि अगर आप इन्वेलप पे एड्रेस, कई लोगों को प्रिंट आउट निकालना नहीं आता है, कई बार फॉर्मेटिंग करना नहीं आता, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, फॉर्मेटिंग करना नहीं आता है। MS एक्सेल के स्किल्स नहीं है। MS एक्सेल में बहुत चूंकि डेटा होता है, तो उस डेटा का बहुत सारा आंकड़ा, बहुत सारे डेटा को आपको हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना होता है, अपने ऑफिसर को अपडेट करना होता है, उसका रिपोर्ट बनाना होता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है MS ऑफिस। दूसरा,
कोऑर्डिनेशन सुनने में बड़ा आसान लग रहा होगा कि फोन ही तो घुमाना है, नहीं, कोऑर्डिनेशन में आपको चीजों पे नजर रखनी होती है, आपको अलर्ट रहना पड़ता है। जी हाँ, ये काम आसान है अगर आपके पास स्किल है, अगर ये काम आसान बिल्कुल भी नहीं है अगर आपके पास स्किल नहीं है। और इसमें वो लोग जो ये आसान वाले मेंटालिटी के साथ आ रहे हैं कि हाँ चीजें सरकारी है, आसान है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपके हायर अथॉरिटीज हैं इनके ऊपर भी प्रेशर है और इनको भी इनका परफॉर्मेंस इनके भी हायर अथॉरिटीज जो दिल्ली की मिनिस्ट्रीज बैठी हैं उसको नाप तोल रही हैं, तो प्रेशर रहेगा। तो आपके साथ जो प्रोज हैं उसके साथ ये कॉन्स हैं, लेकिन याद रखना ये कॉन्स नहीं है। अगर आप प्रेशर हैंडल कर पाने में सक्षम हो, अगर आप ये स्किल्स सीख जाते हो, तो याद रखना है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी, ज्ञान बढ़ता जाएगा दोस्तों। और जितना स्किलफुल बंदा होगा, सरकारी हो या प्राइवेट हो, वो सरकारी वाला बात गया, जितना स्किलफुल बंदा होगा उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर आपके पास स्किल है एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए, उसके बाद आपके पास प्रिंटिंग बहुत आना चाहिए। और याद रखना है एज अ पर्सनल असिस्टेंट आपके अंडर, मतलब आपके तुरंत नीचे हो सकता है 2 या 3 पीएन काम करते हो, तो उनको डायरेक्शन देना है कि ये फटाफट करवाओ, ये करवाओ, ये करवाओ। तो ये चीज जैसे लीडरशिप क्वालिटी के साथ आपको आना है, आपको हायर अथॉरिटी डायरेक्शन देगा, आपको अपने नीचे के स्टाफ को डायरेक्शन दे रहा है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं। जो पहला स्किल मेरे अनुसार एमएस ऑफिस, इस पे कमांड बनाकर रखना है। दूसरा अंग्रेजी, इंग्लिश में आपने देखा होगा एसएससी भी बार बार अब जोर देती है, इंग्लिश का जो वेटेज है वो बढ़ा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकारी काम में अंग्रेजी का सारा काम है। अंदर जो आप जाओगे तो सारा नोटिंग, सारा ड्राफ्टिंग, सारा कम्युनिकेशन सब का सब इंग्लिश में हो रहा है। तो दोस्तों इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बताता चलूँ, आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। अगर अभी नहीं है तो उस पर मेहनत अभी से स्टार्ट कीजिए, ग्रामर अभी से स्टार्ट कीजिए। मैंने ऐसे एक वाकया में बताता चलूँ, एक नया सिविल सर्वेंट, दोस्तों सिविल सर्वेंट सेलेक्ट होकर आया था, और चूंकि मैं उनके साथ पर्सनल असिस्टेंट था अपने दूसरे एक ऑफिसर के साथ, तो जो नया सिविल सर्वेंट सेलेक्ट होकर आया था, यूपीएससी के द्वारा सेलेक्ट होकर आया था दोस्तों, मैं बताता चलूँ, यूपीएससी के द्वारा सेलेक्ट होकर आया और उसको रिपोर्ट करना था उस हायर अथॉरिटी के पास जिसके पास मैं एज अ पर्सनल असिस्टेंट था। उस बंदे को, उस नए ऑफिसर को छुट्टी पर जाना था और उसको लीव एप्लीकेशन लिखने में दिक्कत आई थी। और याद रखिए नया सिविल सर्वेंट अपने उस हायर अथॉरिटी से डांट खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लीव एप्लीकेशन लिखने में, अब आपको भी ये विश्वास नहीं होगा कि इस एक नया सिविल सर्वेंट लीव एप्लीकेशन कैसे लिखने में दिक्कत कर सकता है। जी हाँ, ये है सरकारी कामकाज, नॉर्मल कामकाज में बहुत फर्क है। ये स्कूल वाले दिन गए कि मैडम लीव एप्लीकेशन या सर लीव एप्लीकेशन, ना, सरकारी फॉर्मेट पे वो होना चाहिए। अगर आपकी अंग्रेजी ठीक नहीं है तो अंदर चांसेस हैं कि आपको दिक्कत आए, और अभी से ही मौका है कि आप अपनी इंग्लिश के ग्रामर के स्किल को और भी बेटर बना सके। तो दूसरा स्किल जो है वो अंग्रेजी का स्किल। पहला स्किल एमएस ऑफिस, दूसरा अंग्रेजी का स्किल, तीसरा कोऑर्डिनेशन, जुगाड़ू मानसिकता के साथ आना है कि चीज़ों को जुगाड़ू। शुरू में जब मैं गया था दोस्तों तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, मुझे बहुत बार डांट भी सुनना पड़ा। क्या हुआ कि 60 सेक्शंस हैं, 60 में आपको एचओएस के नाम आपके टिप पे होने चाहिए कि अच्छा यहाँ पे ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, और इनका एचओएस ये है, ये तुरंत कॉल करके बुलाना है, उनसे ये मीटिंग फिक्स करना है, उनसे ये ट्रैवल अरेंजमेंट करना है। तो शुरू से ही आपको अलर्ट रहना है। तो ये स्किल्स स्टेनोग्राफी में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। अगर आपका कोई कमेंट है, अगर कोई सवाल है स्टेनोग्राफी से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट जरूर कीजिए, मैं पर्सनली उत्तर दूंगा। बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।